सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। औद्योगिक क्रांति का हम अध्ययन कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के अर्थ, परिभाषा, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई उसके बारे में अध्ययन किया। औद्योगिक क्रांति के कारण पढ़े हैं हमने, और औद्योगिक क्रांति के परिणाम किन कारणों के स्वरूप जो औद्योगिक क्रांति हुई उनसे विभिन्न क्षेत्रों में कौन से परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों का भी हमने अध्ययन किया है। आज हम औद्योगिक क्रांति के परिणामों की व्याख्या करेंगे कि औद्योगिक क्रांति जो हुई, उन औद्योगिक क्रांति के होने के बाद जो उनके परिणाम देखे गए सामान्यतः, उन परिणामों का हम अध्ययन करेंगे। तो कई बार आता है औद्योगिक क्रांति के परिणामों की व्याख्या कीजिए, तो एक विस्तृत व्याख्या हो सकती है औद्योगिक क्रांति पर। औद्योगिक क्रांति अगर मानव इतिहास, संपूर्ण मानव इतिहास की अगर बात करें तो जो मानव प्राचीन काल से घुमक्कड़ जीवन जीता रहा, और जब उसने एक के स्थान से दूसरे स्थान पर वह भटकता रहा, और आखिरकार उसने जब कृषि कार्य किया तो उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आए। और दूसरी बार कृषि को छोड़कर उसने उद्योगों को अपना काम प्रारंभ किया करना। तो औद्योगिक क्रांति ने भी मानव के जीवन को बहुत प्रभावित किया, उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला दिए। अगर हम औद्योगिक क्रांति से विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन देखे गए, जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुए, तो उन परिणामों की अगर हम बात करें तो उनको मोटे तौर पर हम 3, 4, 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं कि जैसे आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम और लोकतांत्रिक परिणामों की। राजनीतिक परिणाम में लोकतांत्रिक परिणाम हो गए। औद्योगिक क्रांति से विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों में नवीन विचार आए, तो वैचारिक परिवर्तनों को वैचारिक परिणाम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम औद्योगिक क्रांति के मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिणाम। अगर हम औद्योगिक क्रांति के आर्थिक परिणामों की व्याख्या करें तो उसमें सबसे पहले आता है कि उत्पादन, और जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो पहले निम्न अवस्था में था, बहुत कम होता था उत्पादन। ठीक है। अब मशीनीकरण होने से, उद्योग स्थापित होने से जो उत्पादन हो रहा था उस उत्पादन में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई, बहुत अधिक उत्पादन होने लगा। पहले ये उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता था। मशीनों के आने से, बड़े बड़े उद्योग लग जाने से विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी मशीनें बनी, और उन मशीनों के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं तो बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, जिसमें कृषि के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ, व्यापक कृषि हुई, अधिक कृषि उत्पादन होने से, जैसे कपास की अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ, तो कपास से वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में बहुत तेजी आई। विभिन्न क्षेत्रों में हमने व्याख्या की पिछली बार की वीडियो में कि कौन से क्षेत्र में नए आविष्कार हुए, तो उन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवर्तन देखे गए। तो पहला जो आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, जो उत्पादन और वाणिज्यिक क्षेत्र में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई, बहुत अधिक उत्पादन हुआ। इससे लोगों के जीवन स्तर में भी एक परिवर्तन आया, और इससे ये आर्थिक संतुलन भी बना। पहले लोगों के पास धन नहीं था, पूंजी नहीं थी, लोग गरीब अधिक थे, लेकिन जब रोजगार उनको उपलब्ध हुआ, उद्योगों में गए तो उन्हें धन मिला, तो उनको आर्थिक एक संबल मिला, आर्थिक संतुलन प्राप्त हुआ। लेकिन आगे चलकर ये आर्थिक संतुलन बिगड़ गया, और गरीब और अमीर के बीच जो खाई है वो बढ़ती चली गई। ये एक औद्योगिक क्रांति का एक दुष्परिणाम भी रहा।
ठीक है। तो आर्थिक रूप से संतुलन बना प्रारंभिक समय में, बाद में पूंजीवादी और अधिक धनी होते चले गए और गरीब और अधिक गरीब होता चला गया। आर्थिक परिणामों में अगर देखें तो नवीन नगरों का उदय हुआ औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। जिन जिन शहरों में जहाँ जहाँ उद्योग स्थापित हुए, उन क्षेत्रों में औद्योगिक नगर बनते चले गए और नवीन नगरों का अस्तित्व आया, और एक जहाँ अधिक उद्योग लगे वहाँ अधिक विस्तृत नगर विकसित हुए। और इस नगरीकरण का दौर भी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भी हम देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ नगर उद्योग ज़्यादा विस्तृत हुए, ज़्यादा लगे, वहाँ सामान्यतः कि एक के बाद एक तो वहाँ एक के बाद एक नवीन नगरों का उदय भी हुआ। लेकिन एक जो औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है वो ये है कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व हमें कुटीर उद्योगों में जो उत्पादन होता था, अब यह कुटीर उद्योगों में उत्पादन कम हो गया या कम से कम होता चला गया, और आखिरकार कुटीर उद्योग है वो विनष्ट हो गए और नष्ट होते चले गए, और तो कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ। ये भी एक औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। अगर इससे आगे अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति से मुद्रा का प्रसार हुआ, औद्योगिक क्रांति से बैंकों की स्थापना हुई, लोगों के पास जो पूंजी आई उन पूंजी को बैंकों में जमा करवाए, और लोगों के पास भी सुविधा प्राप्त हुई बैंकों की कि उन्हें बैंक से एक के बाद एक अधिक से अधिक उन्हें कर्ज की अगर ज़रूरत पड़ी तो कर्ज भी उपलब्ध हुआ। तो बैंकों की स्थापना और पूंजी का प्रसार भी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही देखा गया। औद्योगिक क्रांति ने नवीन पूंजीवाद को जन्म दिया, और उस पूंजीवाद से गरीब बाद के समय में और अधिक गरीब होते चले गए, उनकी स्थिति और खराब होती चली गई। तो ये एक आर्थिक परिणाम थे औद्योगिक क्रांति के जो हमें सामान्यतः देखने को मिलते हैं। अगर हम औद्योगिक क्रांति के सामाजिक या राजनीतिक बातों की बात करें, परिणामों की बात करें, तो सामाजिक परिणाम सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि औद्योगिक क्रांति से लोगों के नैतिक मूल्यों में गिरावट आई। नैतिक रूप से वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि उनका जीवन इस प्रकार से हो गया, रहन सहन खान पान सब कुछ बदलता चला गया और उनके विचारों पर भी प्रभाव पड़ा। तो नैतिक सबसे दुष्परिणाम रहा कि उनके नैतिक मूल्य गिरते चले गए, और ये सबसे दुष्परिणाम देखा गया सामाजिक क्षेत्र में। और पहले मुख्यतः लोग कृषि कार्यों पर निर्भर थे, तो कृषि एक उनका मुख्य व्यवसाय होता था। तो और इसलिए सभी लोग एक साथ मिलकर बड़े क्षेत्रों पर कृषि कार्य करते थे। अब मशीनीकरण हो गया, लोग गांवों से निकलकर शहरों में आए, उद्योगों में कार्य पर लग गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो संयुक्त परिवार प्रथा थी उसका विखंडन हो गया, संयुक्त परिवार प्रथा टूट गई और एक सामाजिक जीवन में एक नया प्रथा प्रारंभ हो गई जिसे एकल परिवार प्रथा कहा गया। इसमें सामान्यतः एक ही परिवार के व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे ही रहते थे, और क्योंकि काम की तलाश में उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ा तो सामान्यतः अपने परिवार को छोड़कर उन्हें शहरों में या विभिन्न नगरों में जाकर उन्हें अपने रोजगार की तलाश में वहाँ जाकर रहना पड़ा। नए समझ जब औद्योगिक क्रांति हुई तो नवीन नगरों का विकास हुआ। नवीन नगरों का विकास हुआ तो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न गांवों से, विभिन्न अलग अलग जगह से निकलकर लोग आए और नगरों में बसे। तो नगरों की एक नवीन संस्कृति का विकास हुआ। तो उसमें सामाजिक रूप से नए वर्ग बने, क्योंकि उद्योगों से जब उनको धन मिला,
नगर बसे, नगरों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो एक मध्यम वर्ग आया, नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तो समाज में एक नए वर्ग का उदय भी औद्योगिक क्रांति की एक महत्वपूर्ण देन रही। अगर हम पहले की बात करें, औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो लोगों में जो संबंध थे, आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ थे, मजबूत थे। सब एक दूसरे के साथ पूरे गांव के लोग पूरे परिवार की तरह रहते थे, और उनके आपसी संबंधों में जो जितनी प्रगाढ़ता थी वो औद्योगिक क्रांति के कारण समाप्त होती चली गई। और जो आपसी संबंध थे उन संबंधों में गिरावट आई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। औद्योगिक क्रांति से सामाजिक रूप से बहुत सारे लोग गांवों से निकल कर आए, तो उद्योगों के पास दूर जाकर नहीं बल्कि उद्योगों के पास में ही वो अपना रहना प्रारंभ किया। तो उद्योगों के पास में जब वो लोग रहे तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ी नगर या भवन ऐसी बस्तियाँ नहीं बसी थी, तो सामान्यतः उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर होना पड़ा। तो गंदी बस्तियों में रहे तो उनके पास जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं नहीं थी, और सामान्यतः उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी और गैस, उससे उनका जीवन बहुत प्रभावित हुआ। तो गंदी बस्तियों में भी उनको मजबूरन रहना पड़ा। तो उद्योगों के आसपास गंदी बस्तियां बसी। आज भी हम देख सकते हैं कि जैसे जो भी महानगर है वहाँ पर ऐसी स्थिति, जहाँ औद्योगिक नगरी है वहाँ गंदी बस्तियाँ देखी जा सकती है। आज जैसे कोई समय में बम्बई नगर में जब औद्योगिक नगरों के रूप में विकसित हुआ, तो आज बम्बई में भी देखें कि झोपड़पट्टी वाला जो स्थिति है, स्लम एरिया है, वहाँ की स्थिति आज भी हम उतने मजबूती से नहीं कह सकते कि वहाँ पर अच्छे भवन, पानी और हवा की शुद्ध हवा की अगर बात करें तो वहाँ उपलब्ध हो गई। तो गंदी बस्तियों का विकास हुआ औद्योगिक क्रांति या उद्योगों के आसपास। औद्योगिक क्रांति से बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों से निकल कर आए, अलग अलग गांवों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग नगरों से। तो उनके साथ विभिन्न नगरों से आए लोग आए, तो उनके साथ उनका धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं भी वहाँ आई। तो इन सब का मिलकर एक नवीन परंपरा या संस्कृति का विकास हुआ। तो एक नवीन संस्कृति का उदय भी इन औद्योगिक क्रांति की एक देन हम समझ सकते हैं। औद्योगिक क्रांति से जनसंख्या वृद्धि भी हुई, ये भी एक सामाजिक कारण है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि बड़े क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रों पर उत्पादन हुआ, बड़े बड़े क्षेत्रों पर कृषि उत्पादन हुआ, खाद्यान्न की बड़ी मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न हुआ। तो जो लोगों को भोजन की जो कमी थी, बीमारियों से कमजोरी हो जाए, तो उनको जब अधिक पूंजी मिली, धन आया, तो उनके पास जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर में सुधार हुआ, उनकी आयु बढ़ी, और इससे जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण देख सकते हैं हम कि औद्योगिक क्रांति से जनसंख्या वृद्धि भी एक औद्योगिक क्रांति का कारण है। औद्योगिक क्रांति के अगर परिणामों की अगर व्याख्या करें, तो राजनीतिक परिणामों की अगर बात करें, तो औद्योगिक क्रांति ने लोकतंत्र, राजनीतिक परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की मांग की। राजनीतिक में एक बड़ी उपलब्धि रही, वो है लोकतंत्र की मांग। जब लोग कारखानों में काम करने लगे, तो कारखानों में काम करने के साथ ही उन्हें बड़ी मुश्किल से 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। फिर उन्होंने अपने संघ बनाए, और उन्होंने प्रारंभिक समय में उद्योगों में अपने सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जो संघ बने, उन संघों से उन्होंने अपनी मांगें रखी। और जब धीरे धीरे एक मध्यम वर्ग स्थापित हो गया नगरों में, जो सामान्यतः तत्कालीन परिस्थितियों में जो विशिष्ट वर्ग था, पादरी है, कुलीन वर्ग है, उन लोगों के पास जो विशेष अधिकार थे, उन विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग की,
उन्होंने लोकतंत्र की बात रखी कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। और जब उनके पास धन आया, बड़े बड़े उद्योगों से, सामान्य व्यक्ति था, गरीब था, उसके पास स्थिति नहीं थी, लेकिन जब उद्योगों में काम किया, उद्योगों से जब उसे अधिक पूंजी प्राप्त हुई, उसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा हुई, और समय के साथ उसकी जब संपत्ति बढ़ती चली गई, उसने उद्योग लगा लिए, तो इससे क्या हो गया, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हुई। पहले वह सामान्यतः एक कारखाने का लीडर बना, फिर वह 2-4 कारखानों की जब यूनियन बनी उसमें बना, तो फिर जैसे उसके पार्षद वगैरह के चुनाव हुए तो उसमें वह पार्षद बना, मेयर तक पहुंचा, और मेयर से फिर उसे लगा कि अब सांसद। और तो आज हम देख सकते हैं कि जो पूरे विश्व में जो लोकतंत्र की मांग सर्वाधिक और सबसे सशक्त शासन व्यवस्था मानी जाती है, उसकी जो मांग है या जो अधिक से अधिक लोकतंत्र की बात की जाती है, तो ये मांग सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति के परिणामों से ही इसकी स्थापना हुई। तो राजनीतिक रूप से लोकतंत्र की मांग स्थापित हुई, और राजनीतिक रूप से जिन देशों में ज़्यादा उद्योग स्थापित हुए, जब ज़्यादा उत्पादन हुआ उनका, अधिक से अधिक उन लोगों ने उत्पादन किया, तो अपने आवश्यकता से अधिक जब उनका उत्पादन हुआ तो वह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी माल को, वस्तुओं को बेचना प्रारंभ किया, भेजना प्रारंभ किया। तो उन देशों में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा भी स्थापित हुई। अब विभिन्न क्षेत्रों में, देशों में औपनिवेशिक राज्य स्थापित करने प्रारंभ किए। इसीलिए हम देखते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, इन क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, अधिक से अधिक देशों पर अपना अधिकार करना। आपने देखा किस प्रकार से अफ्रीका के क्षेत्रों पर इन लोगों ने, भारत में ही देख सकते हैं, भारत की भूमि पर कर्नाटक के जो 4 युद्ध लड़े गए हैं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच इसी अपनी प्रतिस्पर्धा को लेकर, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के कारण ये युद्ध भारत भूमि पर लड़ा गया। तो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो रही, तो वह भी एक औद्योगिक क्रांति की देन रही। हमने पहले ही पढ़ा है, एक ये भी है कि मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। मध्यम वर्ग में जो सामान्यतः शिक्षक, वकील, जो मध्यम वर्ग था, उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत की, विशेष अधिकारों को समाप्त करने की बात कही, कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार देने की बात इसमें की गई। तो मध्यम वर्ग ने जो विशेष अधिकार प्राप्त लोग थे, पादरी और कुलीन लोग, उन पर सामान्यतः उनके विशेष अधिकारों को प्रहार किया, और अंततः हम देखते हैं कि विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। श्रमिक आंदोलन भी हुए औद्योगिक क्रांति के दिन। आज भी हम देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न उद्योगों में अक्सर हड़तालें, स्ट्राइक होती रहती है। तो प्रारंभिक समय में जो उद्योगों में काम करने वाले जो लोग थे, उन लोगों के पास विशेष अधिकार नहीं थे, या उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उद्योगों के श्रमिकों ने अपने संगठन बनाए, और संगठन बना के उन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने संगठनों को मजबूत किया। तो श्रमिक आंदोलन प्रारंभ हुए, हड़तालें, अपनी मांगें रखी। पहले उन्होंने समय को लेकर रखी, अपनी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, फिर पूंजी वेतन बढ़ाने की मांग रखी, ठीक है ना। फिर उन्होंने एक छुट्टियों की मांग रखी गई, और अंततः हम देखा कि उनको सप्ताह में 1 छुट्टी दी जाने लगी, और उनके लिए समय भी कम कर दिया गया। पहले 12 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ता था। फिर बच्चों के लिए भी उन्होंने अधिकार मांग रखी कि उन्हें 14 वर्ष से कम बच्चों को कार्यों पर नहीं रखा जाए। सभी को जैसे जो कार्य, समान कार्य करने पर समान वेतन की मांग भी श्रमिकों ने रखी। तो एक श्रमिक आंदोलन भी प्रारंभ हुआ, श्रमिक भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। राजनीतिक परिणाम रहे हैं। वैचारिक अगर परिणाम की बात करें तो औद्योगिक क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण जो वैचारिक परिवर्तन हुए वह थे उदारवाद का उदय। उदारवाद लिबर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है आज़ादी।
उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, उन विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग की। और आर्थिक रूप उदारवाद से जो शुरुआत हुआ, उन्होंने राजनीतिक उदारवाद की बात कही, जिसमें कानून के समक्ष सभी समानता का, जाति, धर्म, वर्ग, नस्ल, किसी आधार पर किसी से भेद नहीं किया जाए। जैसा किस व्यक्ति ने अगर कर्म किया उसी के अनुसार उसका गलत किया है तो उसे दंडित किया जाए, और अगर अच्छा किया है तो उसके सम्मानित किया जाए। एक कानून के समक्ष समानता की, तो उदारवाद का उदय हुआ। और साथ ही एक नवीन विचारधारा भी औद्योगिक की देन है कि जिसमें समाजवाद का उदय हुआ, ठीक है ना, जिसमें समाजवाद एक बड़ी विचारधारा है, ठीक है ना, जिसमें समाज के समक्ष जो सभी अमीर और गरीब की जो खाई है उस खाई को पाटा जाए, कम किया जाए, सभी को समानता जैसी बातें की जाए। तो इस सामाजिक समानता की बात भी औद्योगिक क्रांति के लिए बात की गई। और एक ये बात रही कि कि समाजवाद, जिसको आज विश्व में आज वर्तमान में समाजवाद की ज़रूरत है, क्योंकि विश्व गरीब और अमीर के रूप में विभाजित हो चुका है, और गरीब और अधिक गरीब हो गया है और अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है। गरीबों के सारे सुख सुविधाएं थी वो अमीरों ने छीन ली है, और गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहा है, जबकि अमीर उस व्यवस्था से अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाए जा रहा है। आज भी अगर हम देखें तो अगर विश्व में या भारत में ही देखें तो भारत के 10% लोगों के पास, टॉप मोस्ट जो 10% अमीर लोग हैं, उनके पास 80% से अधिक धन और प्रॉपर्टी है, जबकि पीछे 80% लोगों के पास अगर हम देखें तो 90% लोगों के पास 20% स्थिति है धन या प्रॉपर्टी की। तो उन 20% में से लास्ट अगर हम 10% के लोगों की स्थिति देखें तो उनके पास तो जीवन निर्वाह भी मुश्किल हो गया। और इस कोरोना काल में तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पा रही है। और उस स्थिति में आज हम देख रहे हैं बहुत सारे समाज सेवी संस्थाएं हैं जो लोगों को घर घर तक भोजन उपलब्ध करवा रही है, उनको खाने पान का भोजन और आटा, गेहूँ वगैरह भी दिया जा रहा है। तो सरकार भी कोशिश कर रही है कि कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे। तो इसलिए एक समाजवाद की मांग भी लोकतंत्र में उठी और सामाजिक लोकतंत्र की भावना भी स्थापित हुई, समाजवाद की क्रांतियाँ भी हुई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये लोकतंत्र में औद्योगिक क्रांति के परिणाम थे, जिसमें हमने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक परिणामों की व्याख्या की, जो इस प्रकार से हमारे अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में ये देखे गए।